प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान भगदड़ मच जाती है और भगदड़ में कुछ लोग घायल हो जाते हैं, कुछ की मौत हो जाती है। जैसे ही ये सूचना प्रचारित होती है, उसके बाद चाहे सोशल मीडिया का अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, टीवी हो, अखबार हो, हर जगह इसी बात की चर्चा शुरू हो जाती है। दरअसल जो रिपोर्टर वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन रिपोर्टर पर ये दबाव भी बढ़ने लगता है कि आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या है, ये जानने के बाद वो अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को और अपने संस्थान को ये पूरी जानकारी दे सकें। ऐसे ही पत्रकारों ने जब ये जानकारी जुटाने की पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, ताकि जो अंदर की चीज़ें हैं वो कम से कम उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद बाहर निकलनी चाहिए। ऐसी ही एक पत्रकार होती हैं जिनका नाम सृष्टि मिश्रा होता है। सृष्टि मिश्रा ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार क्या मामला है, क्या हुआ है और कितने लोगों की संख्या इसमें मरने वालों की हो चुकी है। तभी जैसे ही वो ये जानने की कोशिश करने के लिए मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ रही थी, तभी कुछ पुलिस वालों की नज़र पड़ जाती है उनके आई कार्ड पर। आई कार्ड को देखने के बाद उनसे कहा जाता है, आप पत्रकार हैं? वो कहती हैं, जी पत्रकार हैं। आप आगे नहीं जा सकते, आगे सिर्फ वो जा सकते हैं जिनके परिवार के लोग अंदर घायल हैं या फिर मरे हुए हैं। जैसे ही ये पत्रकार ये बात सुनती हैं, अब पत्रकार करे तो क्या करे, तभी पत्रकार की नज़र पड़ जाती है कुछ ऐसे लोगों पर जो अपनों को तलाश कर रहे थे। कोई रो रहा था, कोई बिलख रहा था, कोई कुछ एक दूसरे से बातचीत कर रहा था। इसी भीड़ का हिस्सा बनकर सृष्टि मिश्रा सीधा अंदर पहुंच जाती हैं और मेडिकल कॉलेज के उन 3 कमरों का वो रुख कर देती हैं, जिन 3 कमरों के अलग-अलग हिस्सों में लाशों के ढेर लगे हुए थे। हालाँकि उन्होंने जो गिनती की 1, 2, 3, 4 इस तरह से करने के बाद लगभग 20 लाशों को उन्होंने गिनती कर लिया और गिनती करने के बाद जब यहाँ से बाहर निकलती हैं तो कुछ ऐसे कपड़े के एक बॉक्स बनाए हुए थे, उन बॉक्सों के अंदर लाशों को पैक किया जा रहा था। पहली जो संख्या देखते हैं तो उस पे लिखा हुआ था 17 और अधिकतम जो संख्या उन्होंने देखी लिखी हुई तो वो थी 40। जैसे ही उन्होंने अपने संस्थान को ये जानकारी दी कि मरने वालों की संख्या 35 से 40 के आसपास हो सकती है, सिर्फ दैनिक भास्कर की ये रिपोर्टर ऐसी ही होती हैं जिन्होंने अपने संस्थान को जानकारी दी और देर शाम होते-होते लगभग इस घटनाक्रम के 14 घंटे के बाद इन्होंने ये अपडेट कर दिया था कि 35 से 40 लोगों की संख्या मरने वालों की हो चुकी है। 80 से ज़्यादा शायद इसमें घायल हो चुके हैं। अब जितने भी चाहे वो यूट्यूबर्स हों या फिर जानकारी देने वाले संस्थान हों, तो इनके ही जो स्क्रीनशॉट था दैनिक भास्कर का, उसको दिखाया, दिखाने के बाद उसी से अंदाज़ा लगाया और प्रशासन ने ये आधिकारिक घोषणा नहीं की थी। जब प्रशासन पे लगातार दबाव बढ़ने लगता है तो पता चलता है कि देर शाम यानी कि 29 जनवरी 2025 की देर शाम आखिरकार उन्होंने घोषणा कर दी। उन्होंने बताया कि मरने वालों की संख्या लगभग हो चुकी है 30 के आसपास, जिसमें से 25 की पहचान कर ली गई है और घायलों की संख्या आखिरकार 90 के आसपास है। आज की इस घटनाक्रम को इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये हादसा क्यों हुआ और मरने वालों की सटीक संख्या क्या थी, क्या हुआ और क्या होगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। दरअसल 12 वर्षों के बाद प्रयागराज में एक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और महाकुंभ का जो आयोजन की ये घोषणा पहले से हो जाती है। 13 जनवरी 2025 से इसकी शुरुआत होती है और 26 फरवरी 2025 को इसके समापन की बात। अब जैसे ही शुरुआत की और समापन की बात आती है, उसके एक विशेष भी दिन होते हैं, चाहे पौष पूर्णिमा हो या फिर मकर संक्रांति हो, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा, महाशिवरात्रि। ये खास दिन माने जाते हैं। इनमें श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की ज़्यादा उम्मीद होती है। लेकिन जैसे ही महाकुंभ की तैयारी चल रही थी, तो महाकुंभ की तैयारी होने से पहले ही ये चाहे रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डा हो, बस अड्डा हो, यूट्यूब के अलग अलग प्लेटफॉर्म हों या फिर फेसबुक हो, टीवी हो, अखबार हो, जहाँ देखो वहाँ पर इसी महाकुंभ की चर्चा शुरू हो जाती है। बस मकसद ये था कि घर घर में इस महाकुंभ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लोगों को इस पर्व के बारे में, इस महाकुंभ के बारे में जानकारी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इसमें आस्थाएं जुड़ेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। खासकर वीआईपी जो आते हैं, वीआईपी के लिए एक अलग से विशेष स्थान दिया जाता है, उनको लाया जाता है। बड़ी संख्या में जब वहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं तो उन्होंने रील बनाना भी शुरू कर दिया। अब रील बनने लगी, रील बनने के बाद सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होने लगी। अब लोगों के अंदर से ये उमंग जागने लगी कि हमें भी इस प्रयागराज के महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहिए। अब बड़ी संख्या में लोग अपनों के साथ, कोई अपना गुट बनाया, कुछ साथियों के साथ, परिवार के साथ, जैसा जैसा जिसको माध्यम लगा। किसी ने अपने खुद के वाहनों से, तो किसी ने वाहन किराए पे लिए, किसी ने हवाई जहाज से सफ़र किया, तो किसी ने रेलवे से सफ़र किया, तो किसी ने बस से सफ़र किया। इस तरह से जब संख्या बढ़ती चली जाती है, अब इसके बाद ये जो महाकुंभ की जानकारियाँ थी लगातार वायरल हो रही हैं, जा रही हैं। उसके बाद फिर लोग यहाँ आते भी हैं, जाते हैं, स्नान करके अपने चले जाते हैं। ऐसे ही स्नान करने का प्रोग्राम चल ही रहा था। ये मौनी अमावस्या का जो पर्व है, जिसे विशेष दिन भी माना जाता है इसका, ये 28-29 जनवरी
25 की रात की बात है। कुछ श्रद्धालु स्नान करने के लिए ये जो रास्ता है अखाड़ा मार्ग पर, जो जिसे बताया जाता है कि अमृत स्नान की दृष्टि से इसको बैरिकेड कर दिया गया था, कोई भगदड़ ना मचे, लोग आराम से जा सकें, आराम से आ सकें, इस तरह की एक व्यवस्था कर दी गई थी। लेकिन 28-29 जनवरी 2025 की रात लगभग 1:30 बजे के आसपास जब लोगों की संख्या जा रही है स्नान करने के लिए, अचानक से कुछ ऐसा होता है कि जिसे लोग समझ ही नहीं पाते, और जो समझ नहीं पाते हैं तो भगदड़ मच जाती है। और भगदड़ जब मचती है तो उसके बाद फिर लोगों की जो कोशिश थी, या तो वो खुद की अपनी जान बचा रहे थे, या फिर अपने बच्चों की या महिलाओं की या बुजुर्गों को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। ऐसी स्थिति में लोग सिर्फ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे थे कि उनके नीचे कोई बालक दबा हुआ है, उनके नीचे कोई बुजुर्ग दबा हुआ है, उनके नीचे कोई महिला दबी हुई है, कुछ इस तरह से कुछ भी नहीं देख रहे हैं। और किसी का सामान छूटा तो छूटा, बस लोग भाग रहे हैं और कोशिश ये थी कि बस खुद की जान बच जाए, भले ही चाहे इसके बाद आगे कुछ भी हो। जब इस तरह से होता है, लगभग 1 घंटे तक ये स्थिति चलती रहती है। प्रशासन के लोग हों या आम लोग हों, जो भी थे सब अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही बैरिकेड टूटते हैं उसके बाद स्थिति और भी भयावह हो जाती है, और यहाँ पर घायलों की संख्या, मरने वालों की संख्या भी अब यहाँ बढ़ने लगती है। अब ये कोई समझ नहीं पा रहा था कि प्रशासन के लोग करें तो क्या करें। रात का ये सीन था, दृश्य था। अब यहाँ से जब जैसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था, तब ये जो पूरा घटनाक्रम था, लगभग 40 से 45 किलोमीटर के दायरे में जो फैला हुआ है ये महाकुंभ, वहाँ तक लोगों तक पहुँच जाता है। फिर लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपलोड करना शुरू कर दिया कि मौनी अमावस्या की उस रात, यानी कि 28-29 जनवरी 2025 की रात लगभग 1-1:30 बजे के आसपास यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। लोग को बहुत हताहत होती है, घायल हो जाते हैं। टीवी पर लोग ये जानने की कोशिश में जुट जाते हैं कि आखिरकार क्या हुआ, कैसे हुआ, भगदड़ क्यों मची, कितने लोग घायल हैं और क्या मामला है। देश के अलग अलग हिस्सों से, चाहे वो केरल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो जम्मू हो, किसी भी इलाके के लोग हैं, वो श्रद्धालु यहाँ पर अपने स्नान करने के लिए आए हुए थे। अब टेलीविज़न पे जो खबरें चलने लगती हैं, यूट्यूब पे जो खबरें चलने लगती हैं, तो एक ये मध्य प्रदेश के छतरपुर की रहने वाली एक महिला होती है लक्ष्मी, वो अपनी आंखों देखा हाल बता रही थी। वो अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ वहाँ आई हुई थी। उनकी देवरानी है, उनकी देवरानी की जो बेटी है वो भी इस महाकुंभ के उस भगदड़ में उसका हिस्सा बन जाती हैं, दब जाती हैं। माँ मर जाती है, और जो बेटी होती है वो बेटी गंभीर रूप से, वो भी मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। तो माँ, बेटी जो होती है वो लोगों से चीख रही थी, चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि मेरी माँ मर गई है, अब तुम इसके ऊपर से मत गुजरो। हालांकि उसकी बेटी के ऊपर से भी वो लोग चल रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन बस करें तो क्या करें। लेकिन पब्लिक थी, पब्लिक इधर उधर से भाग जा रही थी। और हाँ, स्थिति ये हो जाती है कि जो लक्ष्मी होती है, उसकी जो देवरानी होती है वो तो मर जाती है, लेकिन जो बेटी है वो बेटी का अपनी माँ को याद कर करके रो रो के बुरा हाल हो जाता है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार घर से आए थे ये सोच कर कि महाकुंभ में जाएंगे, स्नान करेंगे, और स्नान करने के बाद वहाँ से वापस आएंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी का ये ऐसा दिन बन जाता है जो शायद पूरी ज़िंदगी कभी भूल नहीं पाएंगे। ऐसे ही 47 नंबर खंबे के पास एक लड़का होता है। लड़का अपनी माँ के साथ आता है। उस लड़के की उम्र लगभग 25 साल के आसपास रही होगी। एक हाथ में उसके बैग होता है, एक हाथ में माँ का हाथ होता है। लेकिन जब भीड़ भगदड़, जो लोग भाग रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो अपनी माँ को पकड़े हुआ था, लेकिन किसी वजह से उसकी माँ का हाथ छूट जाता है। और जब माँ का हाथ छूटता है तो कुछ देर के बाद उसके हाथ में जो बैग होता है वो बैग भी छूट जाता है। बैग में कुछ पैसे रखे हुए थे, वो भी छतरपुर से आया हुआ था। वहाँ से जैसे तैसे करके तो वो यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन अपनी माँ का जब हाथ छूटा तो उसने ये कोशिश कर रहा था कि माँ का हाथ ना छूटे, भले चाहे सामान छूटे तो छूटे, लेकिन माँ का हाथ भी छूट जाता है। उसकी माँ को, अपनी माँ को तलाश करने के लिए 29 जनवरी 2025 को देर शाम तक वो इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसको उसकी माँ नहीं मिली। जब एक पत्रकार ने उससे पूछा तो वो रोते रोते कहने लगा कि थोड़े से पैसे थे, बैग में थोड़ा सा सामान था, वो हाथ से छूट जाता है। मैं ना सामान को बचा पाया, ना ही अपनी माँ को बचा पाया। मेरी माँ किस हाल में है, किस हाल में नहीं है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। और वैसे भी ये संख्या थी, यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग हैं। अगर एक व्यक्ति कुछ सेकंडों के लिए भी अगर हाथ से छूट जाए, उसके बाद फिर वहाँ हज़ारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में सर ही सर दिखाई देते हैं। ऐसे में किसी को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम है। हालांकि प्रशासन ने, पुलिस ने उचित व्यवस्थाएं की हुई थी, लेकिन उचित व्यवस्थाएं भी करोड़ों की संख्या में ये नाकाफी साबित हो रही थी। ऐसे ही एक सीन था बलिया का। दरअसल बलिया के फैफना थाना क्षेत्र का एक गाँव लगता है नसीराबाद। वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति होता है दिनेश पटेल। दिनेश पटेल अपनी बेटी, अपनी पत्नी के साथ गया हुआ था। बेटी की उम्र लगभग 12 साल, पत्नी की उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है।
और वो अपनी साली को भी लेके गया हुआ था। ये सदस्य लगभग 5 सदस्य होते हैं, जो कि 28 जनवरी 2025 को ट्रेन के माध्यम से ये महाकुंभ में पहुँचे थे और इन्होंने अपने घर पर 29 जनवरी 2025 को ये सूचना दी सुबह 7 बजे के आसपास कि जो उनकी बेटी है जिसकी उम्र 12 साल है और पत्नी है जिसकी उम्र 35 साल के आसपास है, वो इस महाकुंभ में भगदड़ के दौरान मर गए हैं, वो बच नहीं पाए। जब ये सूचना दी जाती है तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ऐसे ही लगभग बताया जाता है कि लगभग 35 से 40 ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के चिराग, किसी की माँ है, किसी का बेटा है, किसी का पिता है, तो किसी का पुत्र है, वो अब इस दुनिया में रहे नहीं हैं और 90 ऐसे लोग हैं जो लगभग घायल हैं गंभीर रूप से। जैसे ये खबर सोशल मीडिया अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, उसके बाद पुलिस प्रशासन तक पहुंचती है। पुलिस प्रशासन ने शुरुआत में तो इस मामले को कहीं ना कहीं छुपाने की या दबाने की कोशिश की थी, लेकिन हो सकता है कि ये जानने की आखिरकार ये मामला हुआ कैसे, कैसे नहीं हुआ, देर शाम तक, क्योंकि आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं कर रहे थे। सोशल मीडिया पर इस तरह की कुछ बातें भी चलने लगती हैं कि जब ये संख्या बता रहे हैं कि आज के दिन इतने करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है, तो फिर ये पता करने में इतना वक्त क्यों लगा कि घायल कितने हैं और मरने वालों की संख्या कितनी है। ऐसे ही एक अखबार में ये खबर प्रकाशित होती है कि भगदड़ की जो प्रमुख 2 वजह बताई जाती हैं। एक वजह ये बताई जाती है कि अमृत स्नान की वजह से ज़्यादातर पांटूल पुल जो बंद थे, इस कारण संगम पर लाखों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई। इस दौरान बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर गए। यह देखकर भगदड़ मचनी शुरू हो जाती है। पहला कारण तो उन्होंने ये बताया। दूसरा कारण ये था कि संगम नोच पर एंट्री और एग्जिट के जो रास्ते थे वो अलग अलग नहीं थे, बल्कि एक ही थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो भागने का मौका नहीं मिला, वे एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए और भगदड़ में कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। संगम सहित लगभग 44 घाटों पर यह बताया जाता है कि 29 जनवरी 2025 को लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाने की अनुमान बताया जा रहा था। अब इसके बाद जैसे ही ये घटनाक्रम होता है, घटनाक्रम होने के बाद ये मामला पूरे देश भर में फैल जाता है और खासकर उन लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी का सबब बन जाता है जो महाकुंभ में जा रहे थे। इसके लिए प्रयागराज में एंट्री के लिए 8 पॉइंट बनाए जाते हैं। भारी भीड़ की होने की वजह से ये जो पॉइंट थे इनको बंद कर दिया जाता है। ये बताया जाता है कि प्रयागराज बुधवार को लगभग 9 करोड़ से ज़्यादा लोग पहुँचेंगे और इसके बाद लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी था। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने प्रयागराज में आने वाले 8 एंट्री पॉइंट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया था, जिसमें एक पहला भदोही होता है। भदोही यानी कि वाराणसी बॉर्डर पर लगभग 20 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। चित्रकूट पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। कौशाम्बी बॉर्डर पर सड़क से पार्किंग पर 50,000 से ज़्यादा वाहन रोक दिए जाते हैं। फतेहपुर कानपुर बॉर्डर पर यहाँ से लगभग वाहनों की एक लंबी कतार देखने को मिली थी। प्रतापगढ़ बॉर्डर पर 40,000 से ज़्यादा वाहनों को रोका गया। जौनपुर बॉर्डर पर जौनपुर जिले के बदलापुर में पुलिस ने प्रयागराज जाने वाली सभी बसों को रोक दिया था। और मिर्ज़ापुर बॉर्डर पर यहाँ पर गाड़ियों की लंबी थी और रीवा बॉर्डर पर 50,000 वाहनों को रोक दिया गया था। इस तरह से जब देखा गया तो जो प्रयागराज को जोड़ने वाले जो मार्ग होते हैं, क्योंकि भीड़ एक साथ वहाँ पर बढ़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी। फिर उसके बाद चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों या फिर गृह मंत्री हों या प्रशासन के बड़े आला अधिकारी हों, सभी की ज़्यादातर एक ही अपील थी। उन्होंने कहा कि जहाँ जिसको मौका मिले वो वहाँ पर अपना स्नान कर सकता है। ऐसा ना हो कि संगम तट पर जाने की जिद में होड़ में कहीं भविष्य में कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। इसलिए हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से यही अपील करेंगे कि जो भी श्रद्धालु संगम में महाकुंभ में जा रहे हैं, वहाँ पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो वो ये ना देखें कि जो सबसे अच्छा स्थान माना गया है, जिसको संगम जहाँ 3 नदियों का मिलन होता है, वहीं जाकर ही स्नान करना है। ऐसे में गंगा का पानी है, गंगा का पानी पवित्र है। जहाँ भी मौका मिलता है वहीं जाकर वो स्नान कर। कोई ऐसी खास विशेष जगह ना देखें, जिससे अगर विशेष जगह देखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो दोबारा फिर किसी के साथ कोई घटना हो जाए। इसलिए बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है और अपनी जो सुरक्षा की भी बहुत ज़रूरत है। और प्रशासन हालांकि इस स्थिति को बिल्कुल कंट्रोल करने की स्थिति में लगा हुआ है ताकि भविष्य में कोई ऐसे ही हादसा ना हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और